उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि वर्ष 1100 तक भारत में हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, मगर आक्रांताओं के अत्याचारों की वजह से साल 1947 में देश की आजादी के समय उनकी तादाद घटकर 30 करोड़ रह गई। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। हिंदुओं की बढ़ती आबादी पर ऐसा बोल गए सीएम योगी कि सुनकर विपक्ष के हो गए होश फाख्ता। आबादी घटने के पीछे आक्रांता योगी ने किया 300 साल पहले के भारत का जिक्र। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत का मतलब आज का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जिसे आप वृहत भारत कहते हैं, यानी 300 वर्षों तक भारत दुनिया की नंबर 1 आर्थिक ताकत था। योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प विषयक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए यह दावा किया है। उन्होंने कहा है, भारत पर इस्लाम ने जब पहला हमला किया और उसके बाद भी वर्ष 1100 तक देश के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी और 1947 में जब यह देश आजाद हुआ उस समय हिंदुओं की आबादी मात्र 30 करोड़ रह गई। वहीं उन्होंने कहा कि इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी या कम होनी चाहिए थी। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पर आ गए। आदित्यनाथ ने यह भी दावा किया है कि आक्रांताओं ने हिंदुओं की आबादी ही नहीं घटाई बल्कि खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया। उन्होंने कहा, हिंदुओं को सिर्फ आक्रांताओं ने ही नहीं मारा बल्कि वे भूख से मरे, बीमारी से मरे, तमाम अन्य प्रकार की यातनाओं से मरे। विदेशी दास्तां ऐसी ही होती है, इस देश के साथ भी वही किया गया। इस देश पर अत्याचार किया गया, उसका शोषण किया गया और जिस भारत में 300 वर्ष पहले आधी से कम आबादी खेती पर निर्भर करती थी, आधी से अधिक आबादी उद्योग धंधों में लिप्त थी। बड़े उद्योग नहीं, यहां पे कल कारखाने थे, लघु सीमांत और लघु और कुटीर उद्योगों का एक जाल फैला हुआ था। ये भारत की ताकत बनती थी। भारत को उत्पादक देश के रूप में, प्रोडक्शन के रूप में भारत का बेहतरीन उत्पादन दुनिया के मार्केट में छाता था। दुनिया का व्यापारी यहां आता था, यहां से लेके जाता था, यहां से व्यापारियों का काफला अपना सामान पहुंचाता था। क्या नहीं था भारत के पास? सब कुछ तो था। लेकिन जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम वादों के आधार पर बांटा और आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। समाज को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, काट रहे हैं। वे लोग इस स्वदेशी अभियान में भी तमाम प्रकार की उंगलियां उठाएंगे। दरअसल सीएम योगी 300 साल पहले के भारत का जिक्र कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने 300 वर्ष पहले भारत की समृद्धि का भी जिक्र किया और कहा, ज्यादा दूर मत जाइए। आज से 300 वर्ष पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 25% था। दुनिया के कुल औद्योगिक उत्पादन में भारत का योगदान 25% था। उनके इस बयान को लेकर विपक्ष ने भी पलटवार किया है। वो लोग हमेशा बांटने की कोशिश करते हैं, हिंदू समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, हिंदुस्तानी समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, उनकी निगाह में वो अखंड भारत क्यों नहीं है? हमारी देश की सरहदें बांग्लादेश, बर्मा, काबुल, कंधार, सिंध तो आज भी हमारे जो है वो राष्ट्रीय गान का हिस्सा है। तो जब ये लोग जिन्हें हम बाहर का कहते हैं सबके सब अफगानिस्तान से आए, तो ये बाहर के कैसे हुए जब अफगानिस्तान हमारा हिस्सा था? ये छोटी सोच की बात है। हमें अपना मन, अपनी सोच उस इतिहास के बुरान में करनी चाहिए जो इतिहास हमारा पहले था। आदरणीय योगी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है। और जो हिंदुओं से मुसलमान बने हैं ये वो लोग हैं क्योंकि ये अवसरवादी लोग,
ये उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में 98% कन्वर्टेड मुसलमान हैं, सब हिंदू से माइग्रेट हुए हैं। तो इसलिए ये तो कमजोर लोग हैं, न तो ये मुसलमान हैं। मुसलमान का मतलब है ईमान वाला मुसलमान। ईमान वाले मुसलमान 97% में नहीं हैं। 1-8% कहीं कोई है तो वो असली मुसलमान कहा जाता है। मुसलमान का ईमान है वही मुसलमान होता है। ये मुसलमान नहीं है, ये तो अधकचरे हो गए, ये तो खच्चर हो गए, न घोड़े रहे न गधे रहे। मुख्यमंत्री ने स्वदेशी का नारा बुलंद करते हुए किसी का नाम लिए बिना विरोधियों पर निशाना साधा और कहा, क्या नहीं था भारत के पास, लेकिन जिन लोगों ने जाति के नाम पर बांटा, क्षेत्र के नाम पर बांटा, भाषा के नाम पर बांटा और आज भी वो उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं, समाज को विभाजित कर रहे हैं। वे लोग इस स्वदेशी अभियान के भी तमाम तरह की उंगलियां उठाएंगे। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर जोर देते हुए कहा है, स्वदेशी अब केवल एक नारा नहीं है, स्वदेशी अब केवल खादी वस्त्रों तक सीमित नहीं है। सुई से लेकर समुद्री मालवाहक जहाज के निर्माण तक और एक फाउंटेन पेन से लेकर एरोप्लेन के निर्माण तक भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार देश के अंदर से इस प्रकार का उत्पादन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शमसी आजाद प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवि प्रताप प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यति मां चेतनानंद हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। शमसी जी से मैं प्रतिक्रिया लूंगी, वो हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन मैं यति मां चेतनानंद जी आपके पास आना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया उसे आपने भी सुना कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुओं की आबादी घटी जब आक्रांताओं ने देश पर हमला किया, लेकिन विपक्ष इसे कह रहा है कि बांटने की ये रणनीति है। क्या ये वाकई में बांटने की रणनीति है? आता है कि इतिहास बदल दिया जाए तो फिर वही जो आक्रांताओं ने किया वही हमें करना होगा। विपक्ष उस इतिहास को, जो रक्त रंजित इतिहास भारत का रहा, लगातार संघर्ष करता रहा सनातनी, यहाँ पर पिछले 1400 वर्षों का संघर्ष है। 800 साल मुस्लिम आक्रांताओं से संघर्ष किया है और 200 वर्ष लगभग अंग्रेजों से संघर्ष किया है भारत ने। क्या ये इतिहास बदला जा सकता है? विपक्ष को सबसे पहले तो अपनी बात रखते वक्त ये सोचना चाहिए कि भारत के इतिहास में जो दर्ज है तारीखें, क्या उन तारीखों को बदला जा सकेगा? और अगर नहीं बदला जा सकेगा तो मुझे लगता है योगी जी जो कुछ कह रहे हैं, या तलवारों की नोक पर धर्म परिवर्तन करा लिए गए, या बलात् धर्म परिवर्तन करा लिए गए, या डर दिखाकर लोगों के धर्म परिवर्तन करा लिए गए और रक्त रंजित इतिहास लिखकर लोगों के सनातनियों के धर्म परिवर्तन कराए गए। इस इतिहास को बदला नहीं जा सकता। भारत के इतिहास तो फिर में ये दर्ज है। इतिहास का बार-बार जिक्र किस लिए किया जाता है? विपक्ष यति मां चेतनानंद जी, इस इतिहास का जिक्र बार-बार क्यों किया जाता है? क्योंकि हर कोई जानता है कि विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश को कमजोर किया, बहुत ही नरसंहार किया, हर कोई जानता है। ऐसा कोई नहीं है जिसे मालूम ना हो, कोई जानता ना हो कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन कैसे वो कमजोर हुआ। मेरे से प्रश्न है जी, आपसे ये है। प्रश्न दोहरा देंगे क्या? जी, मेरा सवाल आपसे ये है यति मां चेतना जी कि फिर हम बार बार क्यों इस इतिहास का जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि हर कोई जानता है कि विदेशी आक्रांताओं ने नरसंहार किया। इसलिए जिक्र करना पड़ रहा है। देखिए अर्चना जी सुनिए, देखिए इतिहास के जिक्र के बिना वर्तमान सुधारा नहीं जा सकता, और अगर वर्तमान को सुधारा नहीं गया तो भविष्य के खराब होने के पूरा परिदृश्य स्पष्ट है। तो किस तरीके से इतिहास का उदाहरण वर्तमान समय में देने का क्या औचित्य है? मतलब मुझे ये परिप्रेक्ष्य समझाइएगा। मैं, हो सकता है मैं गलत हूं, आप इसे अच्छे से समझा सकती हैं। तो इतिहास को कि आक्रांताओं ने हमला किया, आक्रांताओं ने नरसंहार किया, उनकी वजह से हिंदू आबादी घटी है, वर्तमान से क्या परिप्रेक्ष्य है इसका? 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक ऐसे ही नहीं हो गया। लगातार एक स्ट्रेटेजी के तहत यहाँ पर अपनी जनसंख्या वृद्धि की जा रही है। और कब से की जा रही है? कहने की आवश्यकता नहीं है। लोग चैलेंज कर रहे हैं
तौकीर रजा चैलेंज कर रहे हैं, बहुत सारे मौलाना चैलेंज कर रहे हैं कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, भारत का मुसलमान अब अच्छा कब से आपको महसूस हुआ या फिर कब से यतीमा चेतना जी, मुझे जरूर एक बात बताइए, कब से आपको ये आपने देखा ये डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, कब से आपने महसूस किया, कब से, कितने पिछले बीते कितने सालों से? लगातार नहीं, कितने सालों से नहीं, पिछले 14 वर्षों से लगातार, पिछले 1400 वर्षों से सनातनी टारगेट है उन लोगों का जो भारत नहीं रहने देना चाहते। तो क्या आपको लगता है वर्तमान सरकार कुछ नहीं कर रही है क्या इसके लिए कि इस्लामिक राष्ट्र बन जाए? नहीं चेतना जी राष्ट्र बनाने के लिए इस मुहिम को छेड़े हुए हैं। चेतनानंद जी, क्या आपको लगता है कि वर्तमान सरकार क्या कुछ नहीं कर रही है? हिंदू आबादी घट रही तो क्या वर्तमान सरकार कुछ नहीं कर रही है? अगर आपने उन मौलानाओं का भी नाम लिया कि वो खुले आम ये कह रहे हैं कि अब हिंदू अब मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं रहे, डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है, तो विपक्ष की चिंता का विषय यही है कि वर्तमान सरकार इतिहास को और वर्तमान को जोड़कर, जो इतिहास में गलतियां हुई वो वर्तमान में न दोहराई जाए, उसको जोड़कर काम कर रही है। यही तो विपक्ष की चिंता का विषय है। नहीं तो क्या विपक्ष नहीं जानता कि इतिहास में क्या कुछ हुआ है? ठीक है, विपक्ष बहुत अच्छी तरह से जानता है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति जिसके चलते पिछले 70 वर्षों में भी हिंदू के साथ अत्याचार होता रहा लगातार, इसी देश में दोयम दर्जे का नागरिक बनकर रह गया हिंदू। ठीक है, तो रवि प्रताप जी, क्या यही विपक्ष की परेशानी है क्या कि वर्तमान सरकार इतिहास और वर्तमान को जोड़कर देख रही है और दोनों को जोड़कर काम कर रही है, रणनीति बना रही है, और ये आप लोगों के लिए परेशानी है? नहीं अर्चना जी, देखिए ये परेशानी तो ये भाजपा के लिए है, क्योंकि योगी जी ने जो कहा, अभी हमारी नेत्री कह रही थी कि 14 साल से, ठीक है वो धर्मगुरु हैं, ठीक है मैं वो धर्मगुरु, रवि जी वो धर्मगुरु हैं, माफ करिए मैं गलत कह गया, ठीक, आपका पूरा सम्मान करता हूं। तो 1400 वर्ष पहले 1100 में पूरे विश्व की जो आबादी थी वो केवल 30 करोड़ थी, और 60 करोड़ हिंदू कहां से आ गए? अभी दूसरी बात जो कह रही थी धर्मगुरु जी कि हमारा सोने का चिड़िया भारत कहलाता था, तो 1700 में जब औरंगजेब का शासन था तब था जब हम सोने का चिड़िया कहलाते थे, और विश्व में हमारा जो जीडीपी था वो 25 से ऊपर था, और पूरे यूरोप और अमेरिका का मिला के लगभग 29% था। रवि जी मुझे तो मानने में क्या दिक्कत है? क्या इतिहास गलत है? क्या इतिहास गलत है? नहीं, मुझे बस एक इसका स्पष्टीकरण मुझे दे दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। क्या इतिहास गलत है? क्या ऐसा नहीं हुआ था? क्या विदेशी आक्रांताओं ने नरसंहार नहीं किया? क्या विदेशी आक्रांताओं की वजह से हिंदू आबादी नहीं घटी? देखिए बिल्कुल, जब कोई भी आक्रांता शासन करने की अपनी विधा होती है, जब आता है तो युद्ध होते हैं तो लोग उसमें मरते हैं। आप महाभारत में जाइए, कृष्ण की 18 चौड़ी सेना मार दी गई थी, लोग युद्ध में नहीं मरे, और आक्रांताओं के उसे आप युद्ध की संज्ञा कैसे दे सकते हैं रवि जी? आरपी सिंह जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपको काउंटर करना है तो आप मेरी बात को पूरा होने के बाद कहें। आपकी बात केवल सुनने के लिए लोग नहीं है। जब आप कह रही थी कि युद्ध में आक्रांता मारे जाते हैं, तो जब लड़ाई होती है तो यहाँ के हमारे 565 रियासतें थी। आजादी के समय केवल 34 करोड़ आबादी थी, 5 करोड़ मुसलमानों की थी। आज क्यों नहीं बढ़ गया बताइए? आज हम 144 पे उठ के हैं। आज 4 गुना उनकी आबादी हुई, हमारी भी वही 4 गुना हुई। जबकि जब हम आजाद हुए थे तो 4.5 बच्चे पैदा होते थे, लेकिन आज 1.6 पे पहुंच गए। अरे आप अपने आज जो आरएसएस थे वो अपने यहाँ कहता है शादी मत करिए। आप जब आरएसएस के लोग शादी नहीं करेंगे, जो 5 करोड़ लोग हैं, कैसे बढ़ेगी? अब तो कम से कम बढ़ाइए। आज भी उसी रेशियो से हिंदू की आबादी बढ़ी जिस रेशियो से मुसलमान की बढ़ी है। ये गलत नरेशन में फैलाई है। ठीक है अर्चना जी, मैं जवाब देना, ठीक है बोलिए, दीजिए जल्दी दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। अर्चना जी मैं जवाब देना चाहती हूँ। ये जानते नहीं है संजय गांधी ने क्या किया था। संजय गांधी ने किस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए काम किया, और उसके बाद इंदिरा गांधी और संजय गांधी में किस तरीके से मतभेद उत्पन्न हुए, और मुसलमान नेताओं ने जाकर उनको बताया। अरे रवि प्रकाश जी, या रवि जो भी आपका नाम है, आप जरा सुन लीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता, संजय गांधी को मरवाने के पीछे का कारण क्या था? सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि संजय गांधी कांग्रेस से उठकर आते थे और इंदिरा गांधी की कुर्सी हिलने लगी थी उस पॉपुलेशन कंट्रोल से। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने इतिहास के पन्नों पर ही भविष्य की राजनीति लिखी जा रही है। 1 मिनट में जवाब देना चाहूंगा मैडम का। अरे जवाब कुछ नहीं है। ठीक है, जल्दी से दीजिए, फिर मैं शमशी। ठीक है रवि जी, ठीक है, हमारे और भी पैनलिस्ट है, जल्दी बोलिए। ठीक है,
जब संजय जी ने कराया था तो उसमें नारा था हम दो हमारे दो, और आज हमारे यहाँ आबादी बढ़ रही है 1.6 के हिसाब से। हम मोदी जी आए हैं तो कर दीजिए हम दो। ठीक है, फिर भी अरे ठीक है रवि जी, किस दुनिया में आप रहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, शमशेर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शमशेर जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू की आबादी का जिक्र कर रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि ये बांटो की राजनीति है, मतलब बांटने की राजनीति है, बांटो और राज करो, ये कर रही है बीजेपी। नहीं, विपक्ष को तो पता है कि भाई विपक्ष को कहीं ना कहीं विरोध करना, विपक्ष कहीं ना कहीं विरोधी करता रहेगा, चाहे कोई भी योजना हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम पार्टी चलाती है, तो विपक्ष का काम है कि उसका विरोध करना। तो हमको जो बहुत ज्यादा अखिलेश यादव के बयानों से जो है परेशानी नहीं होती, क्योंकि अखिलेश यादव का काम ही अभी यही रह गया है और उनकी पार्टी नहीं, ये कहा जाता है विपक्ष की ओर से, आप अपने काम बताइए ना, आपने क्या किया है। आप 1100 पीछे चले जाते हैं, 1100 ईस्वी पीछे चले जाते हैं, 300 ईस्वी पीछे चले जाते हैं, कभी कांग्रेस को कोसते, कभी विदेशी आक्रांताओं को कोसते हैं। कोसने के अलावा भी कोई काम है कि नहीं है सरकार के पास? हमारी सरकार को आए हुए 11 साल हुआ, जब पूरा विपक्ष हमारे पीछे पड़ा है। तो जिन्होंने 70 साल राज किया, हम उनकी इतिहास उनको नहीं याद कराएंगे? हम जिनकी गुलामी इन्होंने की है, जिनके पीछे वो तो कह रहे हैं कि हमें जनता ने सजा दी, हम सत्ता से दूर हैं। और जनता ने मैंडेट दिया, तो हमको भी तो जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो है आशीर्वाद दिया, तो हम भी प्रधानमंत्री बने। जनता सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, आज विपक्ष के बाद अगर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में पैर रखने की जगह भी नहीं। ठीक है शोएब जी, ठीक है शोएब जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ। शोएब जी, कि हम सच्चाई को स्वीकार करने में इतना हिचकिचाते क्यों हैं? सच्चाई को स्वीकार करने में परेशानी क्या है? देखिए अर्चना जी, मैं बोलूंगा उसी शर्त पर कि हमें बीच में कोई टोके ना, चूंकि मैं बहुत खामोशी से सुनता रहा। देखिए ऐसा है, ये जो मौजू था, ये मौजू आपकी डिबेट पे अलग रूप में चला गया और हर पार्टी अपनी बात पे कहने लगी। आप देखिए, अगर इस मुल्क में अगर आप देखें कि हिंदू भाई की जो आबादी है वो हमेशा ही से मुसलमान की आबादी से ऊपर रही है। और मैं एक दावे के साथ आपके चैनल पे कहता हूँ, मैंने जी सुनने में दिक्कत है। शोएब जी, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। शोएब जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आजादी के आज तक तो मुसलमानों को हर पार्टी ने वोट बैंक समझा, चाहे कोई पार्टी हो। अभी हाल में ही आप देखिए जिस तरह के मंजर आम पर बात हो रही है कि अली आजम खान साहब जो समाजवादी के फाउंडर हैं, जब जेल से रिहा हुए, तो मैं समझता हूँ आम मुसलमान के अलावा बड़े बड़े नेता नहीं दिखे, सबने पल्ला झाड़ा और आजम खान किसी और पार्टी में चले जाए तो इसलिए हल्के से शोषण छोड़े। तो मुसलमान को हमेशा वोट बैंक समझा गया और यूज करने के बाद फेंक दिया गया। आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको सराखों पर हमेशा बढ़ाता हूँ। उन्होंने हमेशा सख्त फैसले की जाने जाते हैं, उन्होंने सख्त फैसला हमेशा करते हैं। और मेरी हमेशा मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनको सजा दी जाए, निर्दोष को कभी ना करा जाए। अब यहाँ तक आप बात जो कह रही है जैसा मुसलमानों क्रांताओं ने आगे करा, तो ये हकीकत है। अगर आप देखिए अर्चना जी, वो मुल्क कभी फल फूल नहीं सकता जहाँ पे सियासत जातिवाद पर होती है। आप देखिए अंग्रेजों ने हमारे मुल्क पे सियासत करी, हिंदू मुस्लिम चलाया और 100 साल तक उन्होंने हुकूमत करी, लेकिन जब उनका पर्दाफाश हुआ तो उनको छोड़ना पड़ा। तो आपको क्या लगता है ये बांटो राज करो की राजनीति कौन कर रहा है? तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? देखिए तुष्टीकरण की राजनीति को या बांटने की राजनीति को जो भी करेगा, मैं समझता हूँ आज नहीं तो कल पर्दाफाश होगा, उससे मुल्क खोखला होगा। और जहां तक विपक्ष की बात है तो देखिए हमेशा जो मौजूदा हुकूमत होती है, चाहे वो मरकजी हो चाहे रियासती हो, उसमें मुखालिफ पार्टी का एक तरीका होता है कि उसमें आलोचना करना। मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ कि गलत किया या सच किया। जहां तक मुख्यमंत्री ने बात कही, जाहिर की बात है वो हिंदू राष्ट्र की उनको अपील है। मैं समझता हूँ, मैंने हमेशा से एक बात कही कि एक भी मुसलमान आप बताइए जो हिंदू राष्ट्र न बनने के मुखालफत में खड़ा होता हो। आप करिए कोई भी मुकरार, लेकिन मुसलमान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि ये सभी के लिए है। मतलब आप केवल एक ये देखिए कि हिंदू राष्ट्र ये सभी के लिए, हर धर्म का यहाँ पर सम्मान है, हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। भागवत जी ने अभी एक बयान कुछ साल पहले दिया था, बहुत अच्छा बयान दिया था। उन्होंने कहा था हर मंदिर के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो वरना बातें दूसरी तरफ चली जाएंगी। उनके बयान बहुत अच्छे थे और अभी भी उन्होंने कई बयान दिया। ऐसा नहीं है, सबका ये लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का राइट है। मेरी कहने की बस ये बात है कि इस मुल्क में वो सियासत ना की जाए जिससे मुल्क बंटने की स्थिति में आ जाए। यहाँ हिंदू राष्ट्र बने और हम कह रहे हैं जिस तरह की वक्फ बोर्ड है उस तरह सनातन बोर्ड बने। कोई कारण नहीं है सस्ती शोहरत पाने के लिए मुसलमानों को हाशिए पर न लाया जाए।
और मुसलमानों को बेस ना बनाया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ भी होता है तो घूम फिर के मुसलमानों पर आता जाती है। मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों को हाशिए बना रखा जाए, ठीक है शुएब जी, तादाद के साथ वो दिया जाए। बहुत शुक्रिया शुएब जी आपका, रवि जी आपका, यतीमा चेतनानंद जी आपका भी, और शमशी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ ऑन इंडिया के साथ।